जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बड़े इम्पोर्टेंट ताल्लुकात हैं, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो मिडल ईस्ट के साथ जो ताल्लुकात को हमवार किया पिछले 8-10 सालों में, पर्टिकुलरली 5 सालों में, उसमें ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की वो जो स्पेस थी वो कम हो गई। मैं अगले दिन एक अपने पॉडकास्ट पे बल्कि अनाउंसमेंट भी कर दूं कि मैंने एक पॉडकास्ट चैनल बनाया है, द कमर चीमा पॉडकास्ट। उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखें। मैं लिंक जो है उस चैनल का इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, द कमर चीमा पॉडकास्ट। और मैं उनसे सवाल पूछ रहा था, एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन से, वो डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, फॉरेन मिनिस्टर भी। मैंने कहा क्या हम इररेलेवेंट हो गए मिडल ईस्ट में? उन्होंने कहा इररेलेवेंट तो फिर भी ठीक है, ऑब्सोलीट हो चुके हैं। सो क्वेश्चन ये है कि थोड़ा अर्सा पहले हमें ये बताया गया था, जब पाकिस्तान के साबिक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर गए यूएई और सऊदी अरेबिया, और हमें बताया गया 50 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। अभी वज़ीर आज़म सऊदी अरब से हो के आ गए हैं और उनकी मोहम्मद बिन सलमान साहब से मुलाकात भी हुई है। वो पता चला है वो 5 अरब डॉलर हो गई है। वो 50 से ज़ीरो हटा दिया, पीछे 5 रह गया। क्वेश्चन ये है कि ऐसी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, ऐसे प्लान्स लेके जाने चाहिए जो वाकई मटीरियलाइज हो सकें। अब जो पिछले वज़ीर आज़म थे वो गए, उन्होंने कहा जी 25 अरब डॉलर सऊदी अरब से आएगा, 25 यूएई से आएगा और हमारी इकॉनमी ठीक हो जाएगी। ठीक है जी, ये वो सहाफ़ियों को बताते थे। अभी वज़ीर आज़म साहब गए हैं वहाँ पे, उधर जाके ज़ाहिर बात है बातशात हुई है। उन्होंने कहा भाईजान 25 से कोई नहीं है, हाँ 5 का तुहानू दसने हैं, वो भी 5 का अब किस तरह का है वो ज़ाहिर बात है बाद में बात होनी है। ठीक है जी। और एक ही बात है जी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब अपनी कमिटमेंट दिखा रहे हैं पैकेज के हवाले से। 5 अरब डॉलर का पैकेज है। फॉरेन ऑफिस ने भी इस पर बात की है। और ये क्या इन्वेस्टमेंट पैकेज है? ये कोई ज़कात खैरात या कोई वो वैसे फ्री में नहीं दे रहे, इन्वेस्टमेंट देंगे। ये भी उनकी बड़ी मेहरबानी है। पाकिस्तान को तो इस वक्त दुनिया से कोई पाकिस्तान के अंदर $1 मिलियन भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, और हम बात कर रहे हैं 5 अरब डॉलर की। सो अब सुनने में ही आया कि ये 5 अरब डॉलर आएगा। और एक तो ज़ाहिर बात है इस हवाले से बड़ा शोर मचा कि ये पैसों के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान को पैसे चाहिए। लेकिन वो जो एलामिया जारी हुआ, उस एलामिया के अंदर जो जिसे कहते हैं ना कि जो सऊदी अरब है, उसने ये भी कहा कि भारत और पाकिस्तान जो है वो अपने इश्यूज़ बायलैटरली हासिल करें। इट मीन्स कि उन्होंने इंडिया को स्पेस दी है कि जो इंडिया फैसला करे, पाकिस्तान में उसे सऊदी अरब कुछ नहीं कर सकता। ये आपको याद होगा, अब सऊदीज़ को इस पोजीशन का बड़े अच्छे से पता है कि इंडिया की क्या पोजीशन है। मैं आपको पता है बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ और काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ। मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरी शायद एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कोई मुल्क इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान नॉर्मलाइज हालात करवा सकता है, या वो सऊदी अरब है या वो यूएई है। ये स्पेस अब वेस्टर्न ममालिक के पास नहीं रही, क्योंकि जितना तेज़ी से भारत का पलड़ा भारी हुआ है, जितना तेज़ी से भारत की पोजीशन मजबूत हुई है, अब भारत किसी को भी नहीं सुनेगा सिवाय मुस्लिम ममालिक। और मुस्लिम ममालिक को वो एक कर्टसी में इग्नोर नहीं कर सकता, ये मैं आपको बात बताऊं। दे कांट से नो टू यू। वही मोहम्मद बिन जायद और मोहम्मद बिन सलमान को नो नहीं कह सकते, क्योंकि उनको पता है कि इनके पीछे कितनी बड़ी सपोर्ट है। पैसे का प्रॉब्लम नहीं है इंडिया के लिए, लेकिन वो समझते हैं कि जो चीज़ हमें आलम इस्लाम से, मुस्लिम वर्ल्ड से चाहिए, ये दो ममालिक दे सकते हैं। सो फॉर दैट मैटर, हमें अगर पॉलिटिकली बात करनी भी पड़े तो हम पाकिस्तान से तो हम कर लेंगे। ये मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है। और दोनों मुल्क जो हैं, भारत सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो वज़राए आज़म और क्राउन प्रिंस ने ये कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान डायलॉग होना चाहिए, और जितने भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, वो हल होना चाहिए। और ये क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान दुनिया के जिस मुल्क में भी जाता है इस पर बात करता है, ठीक है, लेकिन इंडिया नहीं बात करता। इंडिया नहीं बात करता, ठीक है जी। और अमूमन क्या होता है कि जब भारत और पाकिस्तान के हवाले से कोई बात पॉइंट सामने आता है, तो जो होती है
रेफरेंस जो दिया जाता है वो दिया जाता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, कि जैसी जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है उसके तहत हल किया जाना चाहिए। लेकिन इस एलामिया के अंदर ये जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है इसके अंदर कोई रेफरेंस नहीं है। और आपको पता है ये पाकिस्तान का एक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये सारे के सारे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाना चाहिए। लेकिन इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपना पलड़ा, अपनी जो पॉलिटिकल माइलेज है इतना ज़्यादा अचीव कर लिया हुआ है कि अब उसने दूसरे मुल्कों को भी बता दिया हुआ है कि आप इसको हमारे बायलैटरल फ्रेमवर्क में करें। अमेरिकन हों, ब्रिटिश हों, यूरोपियन यूनियन हो, जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट मुल्क थे जो कॉन्टीन्यूसली इस पर बात कर रहे थे, उन्होंने उनको ये याद करा दिया कि आप ऐसे किया करें, जब भी आपसे पाकिस्तान बात करे तो आप इसको बायलैटरल में ले जाएं। जब आप इसको बायलैटरल में लेके जाएंगे तो हम इसको हल कर लेंगे। लेकिन बायलैटरली इंडिया बैठती नहीं है पाकिस्तान के साथ। आप समझ रहे हैं बात को? बायलैटरली बैठता नहीं है, मल्टीलैटरल किसी फोरम को मानता नहीं है और किसी थर्ड कंट्री की भी नहीं मानता। इंडिया बेसिकली जिन कहते हैं ना वो करा रहा है, उसे पता नहीं क्या कहते हैं, वो जब हॉकी खेलते हैं तो बस वो गेंद को लेके जा रहे होते हैं, गोल भी नहीं करते और किसी को बॉल भी नहीं देते। इंडिया टेक्निकली तो इंडिया समझता है उन्होंने गोल कर दिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने कश्मीर का जो स्टेटस है वो चेंज कर दिया यूनिलैटरली, ठीक है। और अब ये जो बायलैटरल फ्रेमवर्क है, जाहिर बात है ये शिमला एग्रीमेंट है, शिमला एग्रीमेंट को भारत ने वैसे स्क्रैप कर दिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि ये तो हम यूनिलैटरली उन्होंने सारा कुछ हल कर लिया। पहले मल्टीलैटरल से बायलैटरल, बायलैटरल से यूनिलैटरल। कई लोगों को कहना यह है कि पाकिस्तान को इसको बायलैटरल में लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, पाकिस्तान इसको सारे का सारा डाल देता इंटरनेशनल कम्युनिटी पे। लेकिन अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास कुछ भी नहीं है, बायलैटरली से उनकी इतनी ताकत है पॉलिटिकल कि वो इसको यूनिलैटरली इन्होंने सॉल्व कर लिया है, पाकिस्तान को उन्होंने पूछा ही नहीं है। ये एक बेसिकली मैं समझता हूँ पाकिस्तान को एक लार्जर एक सेटबैक तो ज़रूर मौजूद है। और अगर आपको याद हो कि जब भारत ने 370-35A चेंज किया, रिवोक किए ये आर्टिकल्स, तो उसके बाद पाकिस्तान कहता रहा सारे आलम इस्लाम से कि प्लीज़ OIC का कोई इजलास बुलाएं। लेकिन किसी मुस्लिम मुल्क ने हिम्मत नहीं की थी भारत को नाराज़ करने की। उन्होंने पाकिस्तान को नाराज़ कर लिया था, क्योंकि उसमें क्या होना था, अगर वो इजलास बुलाया जाता तो उसमें फिर भारत के खिलाफ आपको कोई ना कोई रेजोल्यूशन निकालना पड़ना था, जिसको ना सऊदी अरब पसंद करता था, ना UAE पसंद करता था और ना ही कोई और मुल्क पसंद करता था। तो उसके बाद से आप देखें कि जो आलम इस्लाम है, जिसे ये सो कॉल्ड, जिसे हम आलम इस्लाम कहते हैं या जिसे OIC, वो आप आजकल तो मजाक उड़ाते हैं हम OIC का, OIC जैसे वो अंग्रेज़ी में होता है ना, ये वो वाली OIC है। ये एक चीज़ है, मैं समझता हूँ कि ये एक पाकिस्तान के पास एक ऐसी पोजीशन में खड़ा कर दिया है इंडिया ने ला के कि हम वी कांट डू एनीथिंग। और अब तो आपको पता है कि जैसे पिछले कुछ अर्सा पहले स्मृति ईरानी गई थी सऊदी अरब, तो वहाँ पे उनको बड़ा वेलकम किया गया। किस लिए वेलकम किया गया? इसीलिए वेलकम किया गया उन्होंने कहा फायदा नहीं देते कस्टमर ने साढ़े, ये तो उम्रा और सऊदी के लिए हज करने के लिए लाखों इंडियंस को भेजेंगे। अब पाकिस्तान ने हज इतना महंगा कर दिया, पाकिस्तानी जाते नहीं है सऊदी अरब, तो उन्होंने कहा इट्स बेटर टू गेट इंडियंस को लेके आना ज़्यादा अच्छा है ना। आना तो आप देखें, फॉर सऊदीज एवरी मुसलमान इज़ अ कस्टमर, बिकॉज एवरी मुसलमान व्हेन ही गोज़ he spends at least $1,000 in terms of ticket, in terms of whatever. हर बंदा जो आता है वो $1,000 करता है। और अभी तो सऊदीज़ ने, आप देखिएगा सऊदी अरब जो है, ये मैं आपको बात बताऊं, ये UAE को काट जाएगा पीछे। वो कैसे? जो नेओम सिटी बन रहा है, ठीक है, रेड सी के ऊपर, ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक, एक तो ये बड़ा जैसे कहते हैं ना मॉडर्न सिटी होगा। दूसरा इसमें ये है कि इस सिटी के अंदर ये है कि सऊदीज़ कहते हैं भाई तुम पार्टी करने क्यों दुबई जाते हो? बहुत सारे इंडियंस, पाकिस्तानी और बाकी दुनिया के ममालिक वो पार्टी करने दुबई जाते हैं। दुबई से वो फिर जहाज़ पकड़ते हैं, 2 घंटे की फ़्लाइट, आ जाते होंगे जद्दा। जद्दा से फिर जनाब उतरे, उम्रा किया, हज किया और वापस अपने घरों को चले गए। वो कहते हैं आप ऐसे करें, हम आपको टूरिस्ट वीज़ा भी देते हैं, हम आपको सारा फैसिलिटीज़ देते हैं, आप आएँ और आप
یہاں پہ عمرہ کریں اور رہیں، یہاں پہ پیسے لگائیں، اینڈ دین آپ کیا کریں، واپس جائیں. لیکن ساتھ ہی ہمارے جو باقی شہر ہیں وہ بھی دیکھتے جائیں، ٹورزم کو دیکھ کے وہ کہہ رہے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب تو انہوں نے عالم اسلام کو ساری کو کسٹمر سمجھ لیا. پہلے وہ اپنا وہابی برانڈ آف اسلام کے تحت چیزوں کو چلانا چاہتے تھے، اب انہوں نے وہ سارا ختم کر دیا. وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں نہیں کرنا، ہمیں یہ نہیں کرنا، بیکاز ہمیں اپنا جو وہابی برانڈ آف اسلام ہے اس کو سائڈ پہ کر دینا ہے. ہمیں جو مسلمان آگے جو یہاں پہ ریچول کرنا چاہتا ہے کرے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. سو یہ چیزیں جو ہیں جسے کہیں گے نا کہ یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ سعودی عرب کو بیسیکلی انڈیا سے وہ کسٹمر مل گئے. پاکستان نے تو عمرہ مہنگا کر دیا. جیسے پچھلے دنوں یاد ہوگا، میں جنوری فروری میں سمرتی ایرانی صاحبہ گئی تھی وہاں پہ، اور وہاں پہ انہوں نے جا کے ان کو مسجد نبوی میں لے کے گیا، بڑا شور مچا، اور ادھر پاکستان میں مذہبی جماعتوں نے بڑا شور ڈالا. لیکن ان کو یہ نہیں پتا بھائی کہ وہ سمرتی ایرانی جو ہیں وہ ان کی منسٹر تھی ریلیجس افیئرس کی آئی تھنک، اور وہ وہاں پہ گئی، وہ اس لیے گئیں کیونکہ وہ اپنے لوگوں کے لیے پیکیج کا بات کرنے گئی تھیں کہ ہمارے لوگوں کو کیا فیسلٹیز دو گے بھیا، ہمارے لوگوں کو کیا فیسلٹیز دو گے. وہ اس لیے نہیں گئی تھی وہاں پہ کسی اور چکر میں، وہ وہاں پہ ان چیزوں کے لیے گئی تھی. اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کی بائی لیٹرل ٹریڈ تو آپ کو پتہ ہے 55 ارب ڈالر ہے. محمد بن سلمان ریسنٹلی جب G20 پہ آئے تھے، اس کے بعد ان کو اسٹیٹ وزٹ کا وہ پروٹوکول اور وہ سارا دیا گیا تھا، اور وہ 2 دن اور رہے تھے. سو آپ اس چیز کو یہ ذہن میں رکھیں کہ تھنگز آر ویری ویری ڈفرینٹ ناؤ. اور پاکستان کو بیسیکلی سعودی عرب سپورٹ تو بہت کر رہا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو سپورٹ نہیں نہ کر رہے. ابھی کہاں 50 ارب ڈالر کی بات ہونی، کہاں 5 ارب ڈالر آ جانا. اور ہم نے تو یہ بھی پچھلے کچھ عرصہ پہلے کہہ دیا تھا 100 ارب ڈالر آ رہا ہے سعودی عرب، UAE، قطر، کویت، مڈل ایسٹرن ممالک سے. بھائی وہ 100 ارب ڈالر کدھر ہے؟ کہاں 100 ارب ڈالر، کہاں 5 ارب ڈالر، پھر 50 ارب ڈالر، پھر 5 ارب ڈالر. اور اس میں سے بھی میں جس چیز سے میں ذاتی طور پر پریشان ہوا ہوں کہ 2014 سے سی پیک شروع ہوتا ہے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اور 2024 کے اندر جب اس کے 10 سال منائے گئے تو چائنیز فارن آفس نے سٹیٹمنٹ جاری کی. انہوں نے کہا اتنے سالوں میں ہم نے 25 ارب ڈالر لگایا. 25 ارب ڈالر، 250 ملین کی آبادی، 25 ارب ڈالر چائنا نے انویسٹ کیا. اس 25 ارب ڈالر کو آپ تقسیم کریں آن 10، تو 10 دو 20، تو 2.5 یا اس سے بھی کم ڈالر، یعنی کہ 2.5 ارب ڈالر سالانہ چائنا نے پاکستان میں لگایا. صرف 2.5 ارب ڈالر، صرف 2.5 ارب ڈالر سالانہ کی انویسٹمنٹ ہے چائنا کی پاکستان میں. ٹھیک ہے. سو یہ جو 5 ارب ڈالر ہے، یہ پتہ نہیں اگلے 10 سالوں میں لگنا کہ کتنی دیر میں لگنا ہے، اس کا بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. اس کی کوئی ہمیں اس کی کیپیسٹی کی کوئی سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. سو یہ تو وہ سعودیز ہیں، ظاہری بات ہے، وہ ان کو پتہ ہے کہ یار ہمارے ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، ہم پاکستان کو نو نہیں کر سکتے. سو انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایجپٹ کے لیے، پاکستان کے لیے اور ملکوں کے لیے پیکیج ہی بدل دیا. انہوں نے کہا آپ آتے ہیں، آپ آ کے فری تیل لے جاتے ہیں ہم سے، آپ آتے ہیں، آپ آ کے یہ کہتے ہیں ہمیں یہ دے دو، وہ دے دو، ہمیں اتنے ریال دے دو، ہمارے بینک ڈپازٹ کرا دو، یہ کر دو. وہ کہتے ہیں سوری، ہم یہ نہیں کریں گے. آپ کو کچھ چاہیے تو انویسٹمنٹ پیکیج لیں آپ ہم سے. سیدھی وہ بات کرتے ہیں انویسٹمنٹ پیکیج، اور وہ کوئی بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. سو جو سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ ہے، وہ سننے میں آیا کہ وہ آلریڈی پیسے اس نے پاکستان میں ڈالے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. میں اگر امیجن کریں اگر سعودی بھی نہ ہو یار تو پاکستان کی کیا پوزیشن ہو. اگر سعودیز بھی نہ ہو تو پاکستان کی کیا پوزیشن ہو. پاکستان تو ٹیکنیکلی تو ڈیفالٹ ہم کر چکے ہوئے ہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جو MNAs اور منسٹر جو لوگ ہیں، پتہ نہیں 100 بندہ گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. پتہ نہیں کتنے 50 کے 100 بندہ گیا ہوا ہے. اب امیجن کریں کہ اگر 50-100 بندہ وہاں پہنچا ہوا ہے تو کیا ہے یار، کیا وہ 100 بندہ کوئی بیوروکریٹ ہیں، پتہ نہیں کون ہے، کیا کسی کا کام ہے بھی ہے کہ نہیں. لیکن وہ سارے اس لیے چلے گئے انہوں نے کہا یار کیوں کہ وہ وزیر اعظم جا رہا ہے تو بڑا ہائی لیول پروٹوکول ہوگا، تو اس پروٹوکول میں ہمیں بھی تھوڑا فائدہ مل جائے گا، ہم بھی محمد بن سلمان صاحب سے مل لیں گے. اگر نہ بھی ملیں تو ایٹ لیسٹ ہم محمد بن سلمان سے نہ بھی ملیں
तो एटलीस्ट हम वीवीआईपी प्रोटोकॉल तो एंजॉय करेंगे ना। ठीक है जी, हम वीवीआईपी प्रोटोकॉल तो एंजॉय करेंगे। दिस इज़ व्हाट दे दे थिंक, दिस इज़ व्हाट दे हैड एस्पायर्ड, ये उनकी इंस्पिरेशन जो है वो ये थी। सो हमें इस चीज़ को ये समझना है कि भैया जो पाकिस्तान है उसकी रेलिवेंस इस तरह नहीं होगी जिस तरह हमने बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान की जो रेलिवेंस है वो बिल्कुल इस तरीके से होगी कि हमें इंडिया की तर्ज के ऊपर अपने आप को पॉलिटिकली इकोनॉमिकली रेलिवेंट करना है, कि जिसमें मोहम्मद बिन सलमान खुद ही कहे कि मैंने जाके पैसे लगाने हैं, मोहम्मद बिन सलमान को जाके रिक्वेस्टें ना करनी पड़ें, अपना इमेज ठीक करना। सो ये जो पिछले दिनों हमने $50 अरब की छोड़ी कि जी $50 अरब जो है वो आ रहा है, अब पता नहीं इसमें क्या है क्या नहीं है और किस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन अगर $50 अरब आ रहा है तो वो उसकी थोड़ी सी हमें चीज़ समझाए ना, ठीक है, वो किस तरह आ रहा है और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। सो उन्होंने इंडिया के हवाले से भी आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं आई, उन्होंने कहा बायलैटरल करें। फिर उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी काउंसिल का उन्होंने कोई रेफरेंस नहीं दिया, बिकॉज उन इंडियंस ने उनको बताया हुआ है कि भाई आपने जब पाकिस्तान के बारे से बात करनी है तो सिक्योरिटी काउंसिल की बात आपने नहीं करनी, जब आपने पाकिस्तान के हवाले से बात करनी है तो आपने इसको बायलैटरली लेके चलेंगे, अदरवाइज़ हमें कोई फार्मूला नहीं पसंद। मैं शहबाज शरीफ साहब और पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, मैं समझता हूँ उन अगर वो वाकई चाहते हैं कि इंडिया के साथ नॉर्मलाइज करें, जो कि ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुमकिन नहीं है, लिहाजा थोड़ा पीछे रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है इस वक्त आप चीज़ें इंडिया से नॉर्मलाइज करें। उसकी वजह यह है कि देखें, बार बार कोट किया है कि जो एडवर्सरीज भी आपके होते हैं ना, दे वॉन्ट यू शुड स्पीक फ्रॉम पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ। आप एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करें, और अगर आपको पता चले कि आपका जो मुखालिफ पार्टी है वो कमज़ोर है तो वो आपको उस तरह ट्रीट ही नहीं करते, आपको उस तरह इंगेज ही नहीं करते। सो हमें इस चीज़ को हमेशा के लिए ये समझ लेना चाहिए कि भाईजान, हमें अगर इंडिया से हमने वो रिस्पेक्ट चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग नहीं होना, इकोनॉमिकली सोसाइटली भी स्ट्रॉन्ग होना। इसकी मिसाल हम पहले भी एक दफ़ा दे चुका हूँ कि जब ट्रम्प साहब सदर बने तो उन्होंने वो सऊदी अरब आ रहे थे अपने पहले स्टेट विजिट पे और इज़राइल गए। तो जब वो सऊदी अरब पहुँचे तो सऊदी अरब पहुँचने के बाद मुसलमान दुनिया के लोगों से मिलने की कोशिश की। तो मोहम्मद बिन सलमान ने क्या किया कि मोहम्मद बिन सलमान ने पूरी दुनिया की जो इस्लामिक लीडर्स थे उनको कहा कि भाई आप इधर आओ, क्योंकि यहाँ ट्रम्प आ रहा है। रिपब्लिकन तकरीबन 8 साल के बाद पावर में आए थे और वो बताना चाहते थे कि यार आलम इस्लाम को डील करना है तो थ्रू जद्दा डील करो। और हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म तब नवाज़ शरीफ साहब थे, ये जो मौजूदा वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, इनके बड़े भाई। और जब मैंने तस्वीर देखी जो ट्रम्प साहब के साथ रिलीज़ हुई तो नवाज़ शरीफ साहब पीछे 16वीं लाइन में खड़े हुए थे। हम न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री, न्यूक्लियर कैपेबल, जो हम अपनी फ़ौज को आउटसोर्स करने की कोशिश करते हैं कि यार चलो आउटसोर्स से मुराद ये है कि ट्रेनिंग के हवाले से, कैपेबिलिटीज़ के हवाले से अरब ममालिक में लोगों को उनकी हेल्प आउट करना, तो हम वो चीज़ें जो करते हैं हम वो चीज़ें हैं, प्लान हम वो करते हैं, लेकिन कि जी हम अपनी फ़ौज पे बड़ा हमें इन्हिसार है, और अगर हमारी फ़ौज ना होती तो ये टीटीपी वालों ने और बाकियों ने तो हमारी अब तक जो है वो बैंड बजा देनी थी। जिस तरह वो पाकिस्तान पे हमले करते हैं, पुलिस तो हमारी ऑलरेडी पोलिटिसाइज हो चुकी हुई है। तो पता ये चला कि न्यूक्लियर वेपन्स, मिसाइल टेक्नोलॉजी और बड़ी फ़ौजें काम नहीं आती, आपका इकोनॉमिक वेट और पॉलिटिकल वेट काम आता है, वरना नवाज शरीफ साहब अगली लाइन में खड़े होते अगर एक इम्पॉर्टेंट कंट्री होते। सो नवाज शरीफ साहब पिछली लाइन पे खड़े हुए थे। सो हम अगर चाहते हैं कि सऊदी अरब इंडिया तर्ज पे हमें प्रोटोकॉल दे तो भैया उससे पहले फिर क्या करना होगा, उससे पहले अपनी इकॉनमी ठीक करनी होगी। वरना आज अगर उन्होंने कह दिया है कि भाई आप अपने जितने भी बायलैटरल मसले हैं वो खुद हल करें, हमें ना बीच में घसीटें, हमें ना बीच में घसीटें, ठीक है जी। और ये अब जो क्वेश्चन है ना, ये अब दुनिया को समझ आ गई है, और इसमें जो जो स्टेटमेंट रिलीज़ हुई है ना, उसमें 6 पैरा थे टोटल, 6 पैरा थे। पहले पैरे में तो शहबाज शरीफ साहब को वेलकम किया गया, दूसरे पैरे में शहबाज शरीफ को मुबारकें दी गई,
तीसरे पैरे में कहा जी हम आपको $5 अरब का पैकेज देते हैं। चौथे पैरे में गज़ा इसराइल मिलिट्री ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लंबी 7 लाइनें सऊदी अरब ने लिखवाई उसमें। जो कश्मीर है उसमें 4 लिखवाई, ठीक है जी। और आखिर में मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा मोहम्मद बिन सलमान साहब को कि आप पाकिस्तान हैं। सो इट मीन्स कश्मीर कितना इंपॉर्टेंट था एंड गज़ा कितना इंपॉर्टेंट था। सो उनके लिए, सऊदीज़ के लिए, अरबों के लिए फ़लस्तीन इशू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इन चीज़ों को नहीं समझते। वैसे तो अरबों के लिए भी अब इम्पॉर्टेंट नहीं है जिस तरह इब्राहिम अकॉर्ड के बाद चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं। बहरहाल एनी हाउ $50 अरब से $5 अरब, और अब $5 अरब जो है वो कितनी जल्दी पाकिस्तान में इन्वेस्ट होता है, कितनी जल्दी हमारी चीज़ें बेहतर होती हैं, लेट्स सी।